नमस्कार। और ये कार्यक्रम है बात उत्तराखंड की और हमारे साथ हैं आज त्रिवेंद्र जी। और त्रिवेंद्र जी से लंबी बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। चुनाव भी है सामने। विपक्ष के जो मुख्य विपक्षी दल है आपका दल यहाँ, तो विधानसभा और जो सड़क पे जितने भी आंदोलन हुए उन सब में वो शराब नीति और अवैध खनन, तो मतलब पूरे 4-5 साल यही मुद्दे चलते रहे। जनहित का कोई मुद्दा कि रोजगार का अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है। और आप ये देखेंगे कि पिछले साल बजट सत्र में जो फाइनेंशियल हैंडबुक सदन में रखी गई थी उसमें 74,000 पद खाली थे सरकारी विभागों में, कहीं भर्ती नहीं हुई और आउटसोर्सिंग से तमाम चीजें हो रही हैं। उन बुनियादी मुद्दों पे जहां अपने राज्य के युवा की गुणवत्ता को हम राज्य के लिए यूज कर सकते हैं, वो कोई पहल नहीं हुई। और विपक्षी दल केवल FL2 और ये शराब नीति और अवैध खनन इन पे लगा रहा। इनसे लोगों को क्या मतलब है? मंडी परिषद को शराब बेचने का काम दे दिया। नाम मंडी परिषद का है। कल उनके जो कारिंदे हैं, सरकार के जो नजदीक के लोग हैं या जो माफिया हैं, वो लोग शराब का धंधा कर रहे हैं, लेकिन नाम मंडी परिषद का सामने आ रहा है। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। कृषि हमारी देश का आधार है। कृषि हमारी आजीविका और हमारे रोजगार का आधार है। आज भी 50% से अधिक रोजगार केवल कृषि क्षेत्र देता है। और इसलिए कृषि प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से देश प्रभावित होता है, हमारा प्रदेश प्रभावित होता है, हमारा नौजवान प्रभावित होता है, हमारे घर की माँ बहनें प्रभावित होती हैं। इसलिए बहुत सेंसिटिव इश्यू है वो। लेकिन जो जहां उसकी बात है बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बात, तो जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार कहां से होंगे? जब आप कुछ लोगों को हाथों में ठेकेदारी सौंप देंगे, कुछ लोगों के हाथों में शराब सौंप देंगे, कुछ लोगों के हाथों में रेत बजरी छोड़ देंगे, कुछ लोगों के हाथों में वन को संपदा को सौंप देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आपने आदमी रखे हुए हैं। आज उत्तराखंड में एक नया कुमाऊं में एक नया शब्द टर्म चलने लगा कि RR टैक्स, एक हरदा टैक्स, एक RR टैक्स। भाई क्या है ये? और इसलिए ये इतने बड़े इश्यू हो गए हैं कि बाकी लोगों को लगता है कि अगर भ्रष्टाचार रुकता है, विकास होता है, तो रोजगार स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार में तो सब कुछ डूब रहा है और इसलिए ये बड़े भारी इश्यू हैं। लेकिन हम 2017 में जो इलेक्शन में जाने वाले हैं वो इन्हीं इश्यूज को लेकर आएंगे। हम रोजगार देंगे, हम यहाँ के गाँव में विकास पहुंचाएंगे। और इसलिए हमने कहा कि हमारा मुद्दा विकास होगा। हम विकास के नाम पर जाना चाहते हैं। मोदी जी ने जो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, हर फील्ड में जिस तरह से आज बैंकिंग आज हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी कम होगी और विकास भी होगा। आप कृषि मंत्री थे, आपने कई बड़े काम किए। APMC एक्ट आप ही ने पास कराया, लागू किया। एक आपने नई कृषि नीति बनाई थी कि वो हाइट के हिसाब से थी कि पर्वतीय क्षेत्र में इतनी हाइट तक ये फसलें होंगी, इतनी तक ये होंगी, इतनी तक ये होंगी। तो इन द मेन टाइम सरकार कांग्रेस की आ गई, उस नीति का पता नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है कि जो हमारी कृषि नीति हमने बनाई और बहुत लंबा समय मुझे उस समय भी उसको बनाने में लगा, सेक्रेटरी बदलते रहे, लेकिन हम एक लंबी मैराथन चिंतन के बाद वो कृषि नीति हम उत्तराखंड में लाए थे। उसमें हमने स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का विषय रखा था और जो हमारी टोपोग्राफी है उसके हिसाब से हमने किया। हमारे यहाँ जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके हिसाब से हमने उसमें सारा विचार किया था कि किस ढंग की कृषि हमको उत्तराखंड में करना है। साथ ही हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि जो मंडी समितियां हैं, मंडी परिषद हैं, उसके अध्यक्ष किसान बनेंगे। लेकिन सारी की सारी चीजें एक्ट के बावजूद इस सरकार ने सब व्यापारी बिठा दिए मंडियों में, उनसे मोटा पैसा लिया, उनको मंडी समितियों का अध्यक्ष बना दिया, सारे उलट दिया। यहां तक जो हमने टर्मिनल मंडी जो अपने किसानों के लिए रुद्रपुर में हम बना रहे थे, 50 एकड़ लैंड पंतनगर विश्वविद्यालय से हमने ट्रांसफर किया था मंडी परिषद को और उसमें एक AC मंडी बननी थी। उसमें हर चीज हमारे किसानों के जो उत्पाद हैं वो सीधा का सीधा E-मार्केटिंग था। उसमें पूरा उसमें हमने व्यवस्था किया था। 50 एकड़ लैंड हमने उस काम के वहां पर लगाई थी। 4 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च भी कर दिया था। लेकिन ये सरकार आई, पहले किसी बिल्डर को उसको देना चाहते थे, जब हमने उस पर हल्ला मचाया तो उसका काम रोक दिया। तो जो इतनी मेहनत से
जिसमें वैज्ञानिकों ने और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इतनी मेहनत उस नीति में बनाई थी, मुझे आज बहुत निराशा होती है। आप अपनी सरकार में जूझते रहे इस बात को लेकर के कि खेती की जमीन इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि मेरे सामने भविष्य का उत्तराखंड है, मेरे सामने आने वाली जो जनरेशन है उसकी चिंता थी। और उत्तराखंड में तब मात्र 13% कृषि भूमि थी, आज घटकर और मुझे लगता है कि 70-75 हजार हेक्टेयर लैंड हमारी आज फिर कृषि भूमि कन्वर्ट हुई है अन्य कामों के लिए। तो लगातार हमारी कृषि भूमि घट रही है। और जो अभी तक हम आत्मनिर्भर थे अपने खाद्यान्न के मामले में, अब हम 2016 के बाद हम घाटे की तरफ जाएंगे। अगर यही गति हमारी कृषि भूमि की परिवर्तन की रही, वो अन्य कामों में उसका परिवर्तन होता रहा, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी टीडीसी में जो हुआ है, तराई बीज विकास निगम में, वो इसी का परिणाम है कि जो जिन खेतों में हम अच्छा सीड पैदा करते थे, आज वो खेत हमारे कन्वर्ट हो गए हैं इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में भी दुर्भाग्य ऐसा है कि 80% इंडस्ट्री बंद हो गई है। अगर इंडस्ट्री चलती रहती तो चलो हमको एक संतोष होता, लेकिन हमको उस बात का भी संतोष हम नहीं हो पा रहा है। और इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। और जो सोना उगलने वाली जो धरती थी, एशिया की टॉप 1 फर्टाइल लैंड, ये पंतनगर की थी, आज हमने उसको बर्बाद कर दिया। तो इसलिए एक स्वाभाविक चिंता है। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बार वक्त की मेहरबानी रही और पब्लिक का साथ मिला, आपकी सरकार बनेगी भाजपा की, तो ये आपका विजन रहेगा कि खेती की जमीन को डिस्टर्ब न किया जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं तब भी मुझे इसके लिए आंतरिक रूप से संघर्ष करना पड़ा था। और मैंने जब पंडित नारायण तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और जब टाटा को उस समय 3300 एकड़ लैंड दी गई थी, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। और जब मैं सरकार में रहा तब भी मैंने आवाज उठाई। और आज भी मेरा मत है कि हमको दुनिया अपनी कृषि भूमि को बचा रही है। दुनिया, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत तो दुनिया का नंबर 1 कृषि प्रधान देश है। और वहां हम अपनी खेती की जमीन को बर्बाद करें, ये ठीक नहीं है। पेट तो अन्न से भरने वाला है। चुनाव को लेकर के क्या और आपका है मैं इस बार एक्सपेरिमेंट, किस तरह के नए प्रयोग भाजपा करने जा रही है? उधर कांग्रेस में एक खेमा इसी बात को प्रचलित करता है कि भाई भाजपा में कोई फेस नहीं है हरीश रावत जी के सामने। देखिए, फेस के मामले मुझे कहना है कि हमने फेस रख के भी चुनाव हारे हैं और बिना फेस के भी हम चुनाव जीते हैं। ये तो कि जो राजनीतिक हालात हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, पब्लिक क्या चाहती है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। हमको लगता है कि फेस आगे करके हम चुनाव जीत सकते हैं तो हम फेस आगे करेंगे। हमको लगता है बिना फेस के आगे चुनाव जीत सकते हैं संगठन के नाम पर और सामूहिक नेतृत्व के नाम पे, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व है, लोकतंत्र में लोक की महत्ता है। और इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख करके हमको चुनाव लड़ना है। मेरा ये मानना है कि फेस आगे रखकर चुनाव जीतेंगे कोई गारंटी नहीं है। और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है उससे ज्यादा हमारे लिए परिणामकारी। तो त्रिवेंद्र जी, यही एक अब तो फोकस चुनाव का ही है और चुनावी बिगुल एक तरह से बच गया है। हरीश रावत जी, उधर कांग्रेस ने, सबने पूरी तैयारी शुरू कर दी, इधर भाजपा ने भी तैयारी। भाजपा के लिए ये चुनाव मतलब किस तरह का है? जीवन मरण का प्रश्न है, राज्य का विकास रुका हुआ है, आप लोग कह रहे हैं, क्या किस तरह का है? देखिए, जीवन मरण का तो कोई सवाल नहीं है, और लेकिन एक चुनौती होती है। निश्चित रूप से इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उसको हम चुनौती मानकर चलते हैं तो तभी हमको सफलता उसमें मिलनी असंभावी हो जाती है। और इसलिए एक चुनाव एक निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का बल है हमारे पास, हमारा जो संगठन गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर और प्रदेश स्तर तक जो हमारा एक संगठनात्मक ढांचा है, और जो जरूरत पड़ने पर जो दिखाई भी देता है, उसकी ताकत दिखाई भी देती है। चाहे अभी बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारी पर्दाफाश रैलियां हुई हैं, कहीं कहीं 2-2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर पर्दाफाश रैलियां हुई हैं, तो उनकी जो सफलता है वो इसीलिए है कि हमारा जो संगठन तंत्र है वो जमीन पर बहुत मजबूत है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जिस तरह से चुनाव उठ गया है, जिस तरह से आज जनता में जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए, पब्लिक की जो सहभागिता होनी चाहिए, जिस तरह से बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर और जनता के बल के आधार पर हम इस चुनाव को जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। पिछला चुनाव का आंकड़ा आपको याद होगा
आप 31 और वो 32, एक ही सीट का फर्क था। आपने अन्वेषण भी किया होगा, कहीं ना कहीं गलतियां तो रही थी। 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, भीतरघात भी हुआ, आपको भी हराने के लिए एक गुट लगा, बहुत सारी चीजें हुई, तो उनका कुछ एग्जामिन हो रहा है? देखिए, हम चुनाव जीते और एक जो लग रहा था पहले कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे। इसलिए पहुँचे कि अपनी स्वच्छ छवि के कारण, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके एकजुट होने के कारण हम 31 तक पहुँचे। और जो हम लोग सीटें हारे हैं, 7-8 सीटें ऐसी जो हम 1000 वोट से कम हारे हैं, 200-250 से भी हम चुनाव हारे हैं, और इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र में एक मत से हारना होता है। एक सांसद की कमी के कारण, और लोकसभा में अटल जी की बहुत ही साफ सरकार रह गई थी, मैं भी हारा हूं। लेकिन जो गलतियां पिछली बार हुई हैं, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमसे गलती हुई है, आज वो स्वीकार करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सवाल राज्य के नुकसान का है। त्रिवेंद्र को कोई नुकसान होता है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान होता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन राज्य को अगर नुकसान होता है, जिस तरह से राज्य इस समय नोचा जा रहा है, जिस तरह से राज्य में इस समय हालात हुई हैं, तो निश्चित रूप से आज हमारे उन कार्यकर्ताओं में कुछ गिलानी का भाव है। और मुझे विश्वास है कि इस बार वो दुगनी ताकत से लगेंगे और जहां पर हम हारे वहां पर हम जीत कर सामने आएंगे। त्रिवेंद्र जी, अभी मार्च में एपिसोड सब आपके सामने हुआ ही है, मनी मिल पे सरकार डिस्टर्ब, और फिर राष्ट्रपति शासन, फिर 10 लोगों का आपकी तरफ आ जाना। 10 लोग जो आए हैं बड़े नाम हैं, और वो कहते तो हैं कि कमिटमेंट नहीं हुआ, बीजेपी भी कहती है कि कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और तो ऐसे में जो पहले से लोग वहां तैयारी कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो बाहर से लोग आए हैं, इनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए क्या भाजपा के पास फार्मूला है? सामंजस्य बिठाने का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते रहें, घरों में आना जाना रहे। तो मुझे लगता है कि ये मानवीय स्वभाव, अगर हम तो भारत के लोग हैं, हम भाग्य पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्म के साथ साथ हम भाग्य प्रधान भी हैं, और हमें मानते हैं कि हमको काम करना चाहिए, और टिकट तो एक को मिलना है पार्टी की तरफ से। तो ये हर कोई समझता है कि भाई माना मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 50-50 कर लो, तो ऐसा तो है नहीं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो थोड़ा बहुत ये जो लोग पार्टी में आए हैं, और स्वाभाविक रूप से जो लोग पहले से वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आएगा तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये भी सच है कि किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है कि आपको टिकट देंगे। टिकट जीत ये हमारी प्राथमिकता है। नहीं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि छवि है और जीत ये हमारी प्राथमिकता है। पार्टी जीत वाले को टिकट देगी, जीत वाले को वरीयता देगी, एक सामान्य सा लोकतंत्र का सिद्धांत है। नहीं, लेकिन जैसे ये लोग आए हैं और इनके आने के विरोध में जितने 8-9 पूर्व विधायक थे, उन्होंने एक मीटिंग की और तमाम जगह बैठ के की, पार्टी ने नोटिस जारी किए, तो ये सब उसी के क्रम में तो चल रहा है कि उनका विरोध है? नहीं, नोटिस जारी किए तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई नोटिस किसी को जारी किए गए हैं। वो बैठे हैं तो उनका अधिकार है। अगर लोकतंत्र में यही तो है कि कोई बैठते, हाँ वो कोई पार्टी विरोधी काम करते हैं तो एक अलग चीज है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, परामर्श करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कोई न दल का विरोध है और न पार्टी संविधान या कोई व्यवहारिक उसमें कोई दिक्कतें आती हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे नोटिस का तो मेरे संज्ञान में नहीं कि किसी को कोई नोटिस दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा सामान्यतः होता रहता है। लेकिन अभी बीजेपी अभी तक विजय बहुगुणा की 2013 की आपदा और कृषि मंत्री रहे हरक सिंह रावत के तमाम कारनामों के खिलाफ आंदोलन करती रही। अब बीजेपी बगलगीर है, बिल्कुल उनकी बगल में है, बीजेपी की बगल में वो है, बीजेपी क्या उनकी बगल, तो अब कैसे इसका? देखिए, तो जनता फैसला करेगी। अभी तो
आपको नहीं लगता ये अटपटा हो गया? अभी तक जिन पे हम आक्रामक थे उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आक्रामकता में उससे कमी आती है, ये तो सच है, लेकिन अगर वो अपना कोई गलती उनसे हुई है और उसको त्याग करके और वो ठीक होना चाहते हैं, अगर वो वाल्मीकि बनना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? वाल्मीकि बनने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। अच्छी बात है, वो वाल्मीकि बने, वो भी कोई नया ग्रंथ रचे, नई राम कथा लिखें, नई रामायण लिखें, अच्छी बात है, जो तो युगों तक फिर मार्गदर्शन करेगी भारत का। त्रिवेणी जी, आप तो कई सालों से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। अभी केंद्र में कैबिनेट बर्थ एक भरी गई है अपने राज्य से, अजय टम्टा जी गए हैं, लेकिन सब जानते हैं अजय टम्टा जी का किसी भी रूप में बहुत इम्पैक्ट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ दूसरे बड़े नाम थे जिनका फायदा राज्य में मिल सकता था, तो ऐसी कौन सी कूटनीति या रणनीति होती है कि बड़े और अच्छे नामों को छोड़ दिया जाता है, बहुत जूनियर लोगों को आगे कर लिया जाता है? नए लोगों को मौका देने का भी एक मैसेज होता है समाज में, और नई जो जनरेशन है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जिनको आगे चल के दायित्व संभालना है, उनमें भी एक आशा जगती है और उनको लगता है कि हाँ, हमारा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अजय जी के मंत्री बनने से निश्चित रूप से जो नई जनरेशन है, जो दूसरी पंक्ति के जो हमारे लीडर हैं या जो हमारे संगठन में भी ऐसे जो नए नौजवान हैं, उनमें निश्चित रूप से उससे ऊर्जा का संचार हुआ है। और अटल जी, अपने अजय जी, ये एक शिल्पकार समाज से हैं, और आज़ादी के बाद उत्तराखंड के जो भी मंत्री बने, पहले सेंटर में से मिनिस्टर हैं, एक अनुसूचित जाति के नौजवान को और पार्टी ने अगर मिनिस्टर बनाया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत अच्छा संदेश नौजवानों में है और हमारा जो शिल्पकार समाज है, अनुसूचित समाज है, उसमें है। नहीं, लेकिन एक तरफ आप नए लोगों को मौका देने की बात कर रहे हैं, उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने 75 की एक डेडलाइन घोषित कर दी है कि उसके बाद कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो इसी बीच में भगत सिंह कोश्यारी जी का और दूसरे बड़े नेताओं का मौका निकल जा रहा है, वो तो फिर लौट के नहीं आएगा। देखिए, भगत दा हों या खंडूरी जी हों, ये लीडर ऐसे हैं कि 75 में चल रहे हैं, 75 पार कर चुके हैं। और जब हम लोग दिल्ली में बैठे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई, भगत दा ने कहा कि भाई कोई एक मंत्री बनना चाहिए, आप किसी को बनाइए, एक मंत्री बनना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई बात है। खंडू जी ने कहा मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। खंडू जी ने कहा मैं भी बिल्कुल जो भगत दा बोलते हैं उस बात से सहमत हूँ। गुजरात के बाद उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा वोट किया है बीजेपी को, 5 सांसद, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2 मंत्री थे यहाँ से। देखिए, उस समय हमारे ये भी देखिए कि संसद में सांसदों की संख्या कितनी थी भारतीय जनता पार्टी के, और आज कितनी संख्या है, आज कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इसको ऑनर के रूप में नहीं, हमको ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए जिस तरह से ऑल वेदर रोड्स का, चाहे उसके लिए 12,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया होगा, जिसमें 750 करोड़ रुपया आ भी गया है उत्तराखंड में। हमारा जो रेलवे की हमारी इच्छा थी कि रेलवे लाइन जाना चाहिए, उसके लिए भगवान की दया से आज काम शुरू हुआ है, लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। बद्रीनाथ तक हम आज ये सपना देख रहे हैं कि बद्रीनाथ तक हम रेल से जाएंगे, हम शायद हमको भी जाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें, चाहे हेल्थ मिशन के लिए हो पैसा, चाहे PMGSY में जो पैसा दिया है वो पैसा हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, नमामि गंगे में गंगा के घाटों की सफाई के लिए और जो वहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट लगने हैं उसके लिए हो, आज चौतरफा शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज बहुत अच्छा बजट एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, आज बड़ा अच्छा बजट आज उत्तराखंड को मिला है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार राज्य के लिए क्या कर रही है, ये बड़ा इश्यू है। मंत्री बना या नहीं बना, राजस्थान जैसे राज्य में एक मंत्री हैं, तो इतना विशाल राज्य है, यूपी जो कितने मंत्री हैं, इतना बड़ा राज्य है। तो इन चीजों के इस रूप में देख करके हमको ये देखना चाहिए कि राज्य के साथ जो वायदे प्रधानमंत्री जी ने किया है वो वायदे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी
ने जो वायदे हमारे राज्य से किए थे। और मुझे तो याद है जब 2001 की बात होगी, जब बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, तब उन्होंने बद्रीनाथ रेल की बात की थी। हमने कोई डिमांड नहीं की, हमारे किसी मंत्री ने बद्रीनाथ रेल पहुंचाने की डिमांड नहीं की, लेकिन उन्होंने उस समय बोला था और उनको याद था, जब वो प्रधानमंत्री, तब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे गुजरात के, तब उन्होंने ये बात बोली थी, तो उनको याद था कि मुझे राज्य के लिए करना है। आज उस काम को कर रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं मोदी मैजिक उस तरह का नहीं रहा जो 2014 में था। आजकल तो खाट मैजिक चल रहा है। राहुल गांधी कभी खाट पे सोए नहीं, अब उनको जब आधा जीवन व्यतीत हो गया है तब उनको खाट की याद आ रही है। तो खाट का मैजिक चल रहा है क्या फिर? तो राहुल गांधी का मैजिक चल रहा है क्या? तो ये उनकी अंतर की जो पीड़ा है ना, अंतर की जो व्यथा है अपने नेतृत्व को लेकर, वो प्रकट हो रही है इस रूप में। केंद्र की त्रिवेंद्र जी ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं जो चुनाव में हम अपने यहाँ लोगों को बताएंगे कि भाई हमने ये किया है और इस चीज पे हमें वोट दिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो एक उत्तराखंड के लिए एक संकट रहता था रोड्स का, बरसात में हमारे तमाम रोड तबाह हो जाती थी और सारा एक तरह से जो हमारी लाइफ लाइन है वो ध्वस्त हो जाती थी, उत्तराखंड ठहर जाता था। आज जो वेल ऑल वेदर, जो हर मौसम सड़क जिसको बोलना चाहिए, कि चाहे बरसात हो, चाहे बहुत ज़्यादा हिमपात हो जाता है हमारे कई क्षेत्रों में, आज ऑल वेदर जो रोड्स है हमारी, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और जिसके लिए काम भी शुरू हो गया है, उसके लिए पैसा आना शुरू हो गया है। हमारा जो रेलवे का है और जो एग्रीकल्चर में जो हमारे किसानों के लिए आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र है, किसानों के लिए जो मुआवजा राशि बढ़ाई है और जो डैमेजिंग का जो माप था वो 50% डैमेज होता था, तब हमको आपदा में उसको सम्मिलित किया जाता था, 33% पर किया है। ये आज आदमी के लिए योजना है। अब बाकी जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण का काम है, ये सारे काम आज गिनाए जा सकते हैं जिनको जनता महसूस कर रही है। चाहे स्किल डेवलपमेंट का इश्यू होगा, आज चाहे विकलांग लोगों के लिए जो कांग्रेस ने जो 10 साल में जो नहीं कर पाई, वो आज मोदी जी ने 1.5 साल में करके दिखा दिया। उनके मुकाबले 50 गुना ज्यादा जो हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए क्या है। जो हमारे समाज कल्याण की जो योजना है, आज डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आ रहा है। आज किसानों जो हमारे प्रधान हैं, राजीव गांधी ने तो केवल कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा गांव तक पहुंचता है। आज मोदी जी ने कहा नहीं है, उन्होंने 100 पैसा गांव तक पहुंचाने का काम कर दिया, सीधे प्रधान के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इस तरह से जो उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया है, उसके कारण जो पारदर्शिता हुई है और उसके कारण जो भ्रष्टाचार होता था, जो बीच में जो बिचौलिए होते थे, आज वो समाप्त हुए हैं। और सीधा चाहे बच्चों की जो समाज कल्याण की योजना में जिनको स्कूल में, कॉलेज में या इंजीनियरिंग में फीस मिलती है, वो भी सीधा अकाउंट में आ रही है। तो बीच में जो एक नुकसान होता था, एक उनको जो लाभुक थे, जो उनको लाभ नहीं पहुंच पाता था, सीधा उनके अकाउंट में लाभ पहुंच रहा है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपका बिल्कुल क्लियर फंडा है बीजेपी का कि जो जीतेगा। निश्चित रूप से देखिए, जीत सकने का मतलब तभी तो सरकार बनेगी और इसलिए जीत ये हमारी प्रायोरिटी होगी। नहीं, जीतना एक तो कोई भारी व्यक्ति भी जीतेगा उसको भी टिकट देंगे। देखिए, माना कहीं पर हमको लगता है अटल जी की एक सांसद की वजह से अटल जी की सरकार चली गई। अगर एक सांसद हमारे पास होता उस समय, तो देश को कितना बड़े नुकसान से हम बच गए। दोबारा पूरा चुनाव में पूरे देश को जाना पड़ा, अरबों रुपया उस चुनाव में लगता है। और राज्यों में अगर हम पर कहीं पर ऐसा करना पड़े कि भाई हमको लगता है कि यहाँ पर हम 2 सीटों से सरकार बनाने से अटक रहे हैं, हमको यहाँ पर हम टिकट बदल देते हैं, ये व्यक्ति जीत सकता है, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि सरकार बनना चाहिए, जनता भी ये चाहती है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां निर्माण होती हैं, तो हमारे पास हर जगह कार्यकर्ता है, बहुत योग्य कार्यकर्ता हमारे पास है, जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस कहीं पर ऐसा लगता है, कई बार कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, तो पार्टी को मुझे लगता है कि दरवाजा खुला रखना चाहिए। आपने कई बार अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय भी दिया, आप मिनिस्टर भी रहे, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी दिखाई और यहाँ लोग जानते हैं कि आप अमित शाह के बहुत विश्वास पात्र हैं। और ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। जो 2-3 नाम है चीफ मिनिस्टर के लिए, उनमें आपका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो
विधायक का भी दावेदार नहीं हूं। चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सामान्य परिवार में जन्म लिया और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम काम करते रहे, संस्था के माध्यम से भी हम काम करते रहते हैं, अभी भी काम करते रहते हैं। और शायद हमने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि हमको विधानसभा में जाना है या हमको मंत्री बनना है। प्रारब्ध रहा होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा कि आज कुछ हम सीधा सीधा चुनाव की राजनीति में आ गए हैं। अब मुझे लगता है कि हमारा मकसद मुख्यमंत्री बनना नहीं होना चाहिए, किसी का भी मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हम स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमने सीखा है, जो हम सीख सकते हैं, उसको हम कैसे राज्य के हित में लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये बड़ी चीज़ है। मुख्यमंत्री का फैसला तो विधानमंडल दल को करना है, मुख्यमंत्री का नेता का निर्णय ये हाईकमान को करना है। तो ये सब बात की बातें हैं। मुझे लगता है कि हमारी पूरी ताकत इस भ्रष्टाचारी सरकार से राज्य को मुक्त करने में लगनी चाहिए और राज्य को जिससे एक सही दिशा मिल सके उस दिशा में हमको कदम बढ़ाना चाहिए। त्रिवेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं अगले चुनाव के लिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ है त्रिवेंद्र जी, और अगले सप्ताह में फिर मिलूंगा किसी बड़ी हस्ती के साथ। मैं अजीत सिंह राठी, देहरादून से।